नमस्कार। आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता से संबंधित एक नई सीरीज भूगोल मार्गदर्शिका सीरीज नाम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस मार्गदर्शिका इस सीरीज के अंदर आरपीएससी ने अभी तक 4 जो परीक्षाएं हुई हैं 2013 के अंदर, 2015 में, 2018 और 2022 के अंदर जो प्रश्न पत्र हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस संबंध में एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम ओशनोग्राफी जो यूनिट है, इस ओशनोग्राफी यूनिट से संबंधित जो 6 टॉपिक है हमारे महासागरीय उच्छावास, लवणता, महासागरीय निक्षेप, धाराएं, ज्वार भाटा और प्रवाल भित्ति, इन 6 टॉपिकों के बारे में डिटेल से देखेंगे। साथ ही दोस्तों, कॉलेज व्याख्याता 2025 की जो भर्ती आई हुई है, इसके 20 यूनिट है टोटल ज्योग्राफी की। इन 20 यूनिटों की सीरीज वाइज हम जल्द ही चालू करने वाले हैं। साथ ही आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप प्रत्येक टॉपिक को सबसे पहले पढ़ने से पहले उसमें पुराने सालों के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ज़रूर से एनालिसिस कीजिए। उसके बाद में उस टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक को पढ़ने के पश्चात पुनः क्वेश्चन को पढ़िए। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा पढ़ते समय कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हुए हैं और हमारी जो पढ़ने की जो वो गहराई है वो कहाँ तक होनी चाहिए, कौन किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो चालू करते हैं। आज पहला, ओशनोग्राफी के अंदर अभी तक टोटल 40 क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। टोटल 40 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें महासागरीय उच्छाव से संबंधित अभी तक 4 पेपरों में 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लवणता से संबंधित 4 क्वेश्चन हैं, महासागरीय निक्षेप संबंधित 3 क्वेश्चन हैं, महासागरीय धाराओं से संबंधित 7 क्वेश्चन, ज्वार भाटा के 9 क्वेश्चन और प्रवाल भित्तियों के 11 क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। अब इसमें ये एनालिसिस से ये पता चलता है कि प्रवाल भित्ति से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्वार भाटा फिर महासागरीय धाराओं से और महासागरीय उच्छावसों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे लिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि पदों की जो संख्या है वो बहुत कम होने की वजह से हमारे लिए सबसे बेनिफिट ये रहेगा कि हर क्वेश्चंस को, हर टॉपिक को हम बहुत गहराई से, बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं के बारे में पूछा हुआ है, तो हमेशा है और नहीं है के बारे में ध्यान से देखना चाहिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? टेलीग्राफिक जो पठार है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये बिल्कुल सही है। वॉल्विस जो कटक है वो दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में है, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन जो बाहर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर मध्य अटलांटिक जो कटक का ही भाग है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन उभार, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। विविल थॉम्सन जो कटक हैं वो सही है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर का भाग है। विविल थॉम्सन जो कटक, ये नाम जॉन मर्रे के द्वारा चैलेंजर अभियान के अंदर विविल थॉम्सन थे, वो मुख्य वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान के अंदर मर्रे साहब ने रखा था विविल थॉम्सन कटक। तो देखते हैं एक बार ये सारों की लोकेशन कहाँ है। तो देखो, ये मध्य अटलांटिक जो कटक है, मध्य अटलांटिक कटक को विषुवत रेखा के समीप 2 उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जो उत्तरी शाखा है उसको हम डॉल्फिन उभार, और जो दक्षिणी जो शाखा है इसको हमने चैलेंजर उभार कहते हैं। और इसकी जो खोज की गई थी मध्य अटलांटिक कटक की, यह भी चैलेंजर अभियान जो 1872 से 1876 के बीच चलाया गया था, 1873 में इस मध्य अटलांटिक कटक की खोज की गई थी। तो डॉल्फिन उभार और जो चैलेंजर उभार उत्तरी और दक्षिण को हम चैलेंजर उभार कहते हैं। इस चैलेंजर उभार के मध्य अटलांटिक कटक को यदि हम उत्तर में, इसकी एक जो शाखा है वो है विविल थॉम्सन उभार, जो अभी दिया हुआ है, ये यहाँ पर है विविल थॉम्सन, इसकी ये शाखा है यहाँ पर है टेलीग्राफिक पठार। विषुवत रेखा के समीप एक उभार हो जाता है, उसका नाम है सीरा लियोन
विषुवत रेखा के समीप यहाँ पर ये छोटा सा उभार है, उसका नाम है पारा उभार। दक्षिण के अंदर यह है वॉल्विस कटक, यही अपन को पूछा हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था वॉल्विस कटक है, वो दक्षिणी पूर्व के अंदर है। और यह कटक है, इसका नाम है रायो ग्राडो। तो इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिणी सैंडविच खाई। दक्षिणी सैंडविच खाई है कहाँ पर अवस्थित है? तो दक्षिणी जो सैंडविच जो खाई है वह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो हमारा आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के अंदर देखो, अटलांटिक महासागर में इस जगह पर दक्षिण के अंदर यहाँ पर है दक्षिणी सैंडविच खाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट पॉल कटक स्थित। सेंट पॉल कटक कहाँ स्थित है? सेंट पॉल कटक ऑप्शन अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर। तो सेंट पॉल जो कटक है वो हिंद महासागर में है। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। हिंद महासागर के अंदर कौन कौन से जो कटक हैं। अपन को पूछा है सेंट पॉल कटक, ये वाला जो भाग है ये है सेंट पॉल कटक का। यहाँ पर मध्य हिंद महासागर कटकों की यदि अपन बात करें तो सबसे जो उत्तर वाला है यह है सेगोस। इस सेगोस कटक के ऊपर हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव अवस्थित है। और इसी में ही एक महत्वपूर्ण जो द्वीप है डियागो गार्सिया, डियागो गोर्सिया, यह भी यहाँ पर अवस्थित है। किस पे है? सेगोस कटक के ऊपर अवस्थित है। ये सेंट पॉल कटक है। और यहाँ पर कटक है एम्स्टर्डम सेंट पॉल, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक। इसका ये जो भाग है इसको कारगुलेन, कारगुलेन, ये गासबर्ग कटक, यहाँ पर एक कटक है, इस कटक को हम, ये है अंडमान कटक। यहाँ पर प्रदर्शित थोड़ा सा नहीं है। तो यहाँ पर है 90 डिग्री पूर्वी कटक। तो मुख्य मुख्य जो ये कटक हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सेगोस कटक, सेगोस द्वीप समूह अवस्थित है। तो अभी अपने देखा कि जो सेगोस द्वीप है हिंद महासागर के अंदर, इसका नाम है सेगोस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सेगोस द्वीप समूह कहाँ पे अवस्थित है? तो सेगोस द्वीप समूह है हिंद महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सागरीय गर्तों में हिंद महासागर में अवस्थित हैं। तो हिंद महासागर के अंदर कौन कौन से जो गर्त अवस्थित हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो टोगा जो गर्त है ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त है, ये सबसे गहरा गर्त है। और यह जो गर्त कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, महासागर में सर्वाधिक गहरा गर्त है। और इसकी जो लंबाई है वो 11, इसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है। अगला है जो नरेश गर्त है, यह अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर का जो उत्तर में है तो इसलिए हम उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उत्तरी और दक्षिण देखकर के भी कंफ्यूजन किया जा सकता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है नरेश गर्त। और जो सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर में है, सुंडा गर्त। और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है, हिंद महासागर का
हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? सुंडा गर्त है। और यहाँ इसको कह सकते हैं जावा गर्त। ये इंडोनेशिया के पास में अवस्थित है। तो यदि हम गर्तों के बारे में बात करें तो अभी तक 57 जो गर्त हैं उसकी खोज की जा चुकी है। इन गर्तों की जो खोज है चैलेंजर जो द्वितीय अभियान 1948 से लगा करके 1951 में हुआ था। इस चैलेंजर द्वितीय अभियान के दौरान 57 गर्तों की जो खोज की गई थी, इसमें सर्वाधिक जो गर्त हैं वो सर्वाधिक जो गर्त कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के अंदर 32 गर्तों की पहचान की गई है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर के अंदर 19 अटलांटिक में 19 गर्तों के बारे में, और हिंद महासागर के अंदर 6 गर्तों की खोज की गई है, जिसमें सुंडा गर्त है वो सबसे गहरा गर्त है। और एक और महत्वपूर्ण जो गर्त हिंद महासागर में है वो है डाइमेटिना जो गर्त है। डाइमेटिना गर्त जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि गियो क्या है? गियो या इसको ग्योट भी कहते हैं। तो गियो या ग्योट या ग्योट ये क्या है? यह सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वत हैं। यदि समुद्री जो पर्वत हैं उसका ऊपरी जो भाग है यदि सपाट है तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति का जो निर्माण होता है, इस स्थलाकृति को हम ग्योट या ग्योट भी या जियो भी कहा जाता है। इसका जो नामकरण किया गया था ये गियोट महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस प्रकार के जो सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वत हैं इनकी खोज ग्योट महोदय के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम ग्योट रखा गया। और इसका नाम ग्योट रखने वाले विद्वान हैं, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसने इसका नाम रखा था। हैस महोदय के द्वारा इसका नाम है वो ग्योट रखा गया था। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो महासागरीय लवणों से संबंधित है। इस प्रकार से अपन देखा जो पहला जो हमारा टॉपिक है महासागरीय तली के जो उच्चावच उनसे संबंधित 6 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कटकों के बारे में और हमारे गर्तों के बारे में कहाँ कहाँ पे हैं। तो हमें तीनों मुख्य रूप से महासागर के अंदर इनमें कौन कौन से गर्त हैं, कौन कौन से जो कटक है और कौन कौन सी द्रोणियाँ हैं उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो एक मैप के अंदर हमें तीनों के बारे में विस्तृत से सारे कटकों के बारे में ध्यान, गर्तों के बारे में ध्यान हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा और ये बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है महासागरीय लवणता से संबंधित है। महासागरीय लवणता में पहला क्वेश्चन है महासागरीय जल में लवणों का सही घटता क्रम है वो कौन सा है? महासागरीय लवणता से हमारा क्या तात्पर्य है? महासागरीय लवणता का मतलब है महासागरीय जल के अंदर घुले हुए जो पदार्थ हैं यदि उसको हम महासागरीय लवणता के रूप में कहते हैं। तो महासागरीय लवणता टोटल 7 प्रकार के जो लवण हैं वो 99% लवणता के रूप में होते हैं। इन महासागरीय जो लवणता है इस लवणता की जो खोज थी इसकी खोज 1884 के अंदर कौन कौन से ये तत्व होते हैं इन सब की जो खोज की गई थी वो 1884 के अंदर डिटमोर के द्वारा चैलेंजर अभियान के पश्चात डिटमोर नामक विद्वान के द्वारा इन लवणों की खोज की गई थी। इसमें कुल 27 प्रकार के तत्वों की खोज की गई थी। कितने? 27 तत्वों की खोज की गई थी। इन 27 तत्वों में से 7 जो प्रमुख जो तत्व हैं वह 99% लवणता रखते हैं। ठीक है, तो देखो और महासागरीय लवणता के बारे में देखा जाए तो महासागरों की जो औसत जो लवणता होती है वो 35 ग्राम प्रति किलोग्राम में 35 ग्राम पाई जाती है। 35.2 जिसको हम औसत रूप से कह सकते हैं कि 35 प्रति किलोग्राम में 35 ग्राम पाई जाती है लवणता। सागरीय जल में लवणता का कौन कौन सा प्रतिशत है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो देखो 7 जो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड,
NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि यदि 35 प्रति किलोग्राम लवणता है तो जिसमें 27 ग्राम है वो सोडियम क्लोराइड होगा। मैग्नीशियम जो क्लोराइड है सेकेंड हाईएस्ट है, जो कि 3.8% है, 3.8 ग्राम होगा। तो यदि हमें देखूं तो इसको हम कह देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड हाईएस्ट है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि कुल द्रव्यमान 1.6% होगा। कैल्शियम सल्फेट है वह 1.2 ग्राम होगा और 3.6% होगा। पोटेशियम सल्फेट है वह 2.5% है और 0.8 ग्राम के बराबर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट 0.1 के बराबर है, जो 0.3% के बराबर है, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो 0.07 के बराबर है और जो कि 0.2% है। तो हमें सातों जो कौन कौन से सर्वाधिक हैं, सबसे पहले हैं सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन सातों का क्रम हमें हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, नेट विभिन्न एग्जामों में यह क्रम ही पूछा जाता है। और दूसरा, इसका प्रतिशत कितना है वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें इन दोनों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है इसमें भी। और सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम जो क्लोराइड है उसका ग्राम के अंदर प्रतिशत मात्रा है वो भी पूछी जाती है। तो ये जो सातों तत्व हैं जो कि 99% से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा जो क्वेश्चन था कि घटता क्रम बताओ, इसका मतलब सर्वाधिक बढ़ते से घटते की ओर हमें चलना है। तो सर्वाधिक कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर है कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखना है कि भाई सबसे पहले सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम MgCl, NaCl MgCl, फिर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट, फिर सल्फेट कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट, और फिर है पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और फिर है पोटेशियम सल्फेट, और फिर है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए जाने लवणों के घटते क्रम में है? तो इस लवणता वाले इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसका घटता क्रम हमें बताना है। तो अभी आपने देखा था सबसे पहला कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, और फिर है कैल्शियम सल्फेट। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइन स्थिति रहती है वह है। हेलोक्लाइन की जो स्थिति है वो कहाँ पे रहती है? तो हेलोक्लाइन का मतलब क्या होता है? लवणता की जो प्रवणता होती है, लवणता की प्रवणता को हम हेलोक्लाइन कहते हैं। तो इस जो क्लाइन की जो स्थिति रहती है वह 300 मीटर से लगा करके 1000 मीटर की गहराई तक रहती है। अब देखो ये जो दिखाई गई है ये यहाँ पर 300 मीटर से लगा करके 1000 की मीटर की गहराई के अंदर ये क्या है? हेलोक्लाइन लाइन है। इस हेलोक्लाइन लाइन के अंदर ये हमें दिखा रहे हैं कि दो रेखाएं हैं, एक ये निम्न अक्षांशों की ओर महासागरीय सतह से गहराई की ओर जाने पर, और एक उच्च अक्षांशों के अंदर सतह से गहराई की ओर जाने पर। इन दोनों ही टाइम में यहाँ पर लवणता की जो प्रवणता की जो दर होती है वो अत्यधिक चेंजेज हो जाती हैं। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर निम्न अक्षांशों के अंदर जो हेलोक्लाइन जो रेखा है इसमें लवणता की मात्रा कम हो रही है, तीव्रता से तेजी से मात्रा है वो कम हो रही है। जबकि उस अक्षांशों में जस्ट अपोजिट स्थिति है, उस अक्षांशों के अंदर लवणता है वो बढ़ रही है। यहाँ दिखाई जा रहा है
यहाँ 33 है और ये बढ़ रही है। तो यहाँ जस्ट निम्न अक्षांश और उस अक्षांश के अंदर हेलोक्लाइन जो रेखा होती है वो अपोजिट है, लेकिन हेलोक्लाइन का मतलब हमारा हो गया लवणता की जो प्रवणता की जो दर है वह 300 से 1000 मीटर की गहराई में अचानक इसमें परिवर्तन लवणता की मात्रा में हो जाता है। तो लवणता की प्रवणता की जो दर होती है इसको हम हेलोक्लाइन कहते हैं। तापमान प्रवणता की जो दर है इसको हम थर्मोक्लाइन ताप प्रवणता, और पाइनोक्लाइन ये है घनत्व के अंदर, घनत्व में प्रवणता को हम किस रेखा के माध्यम प्रदर्शित करते हैं? पाइनोक्लाइन के द्वारा। ताप प्रवणता को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन के द्वारा, और लवणता की जो प्रवणता है उसको हम किसके माध्यम दिखा रहे हैं? हेलोक्लाइन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर और झील में सर्वाधिक लवणता है? तो हमें सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो हमें पता है कि सर्वाधिक जो लवणता है वो टर्की की वॉन झील है, वहाँ पाई जाती है। टर्की की वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यहाँ पर जो लवणता है, हमें जो टॉप लवणता वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कितनी प्रतिशत लवणता है उसके बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें सभी जो मेन वॉन झील है, ग्रेट साल्ट है, मृत सागर है, लाल सागर है, इन चारों का भी दिया हुआ है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स बना के यहाँ पर दिखाया गया है, तो वहीं से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स बना करके जिस भी क्वेश्चन के बारे में जो भी दिया हुआ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी आप जरूर से इसको और डीप से अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ देखो टर्की की जो वॉन झील है, टर्की की वॉन झील की जो लवणता है वो कितनी है? 330 ग्राम प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम में 330 ग्राम लवणता पाई जाती है, जो कि हाईएस्ट है विश्व में। यदि हम बात करें कि ग्रेट साल्ट जो लेक है, ग्रेट साल्ट कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। इसकी जो लवणता है वह 220 है। मृत सागर है, इसकी लवणता लगभग 238, कई किसी स्रोतों के अंदर 230 भी दी हुई है। 238 मृत सागर, ठीक है, जो कहाँ पर है? एशिया के अंदर, जॉर्डन में है। और लाल सागर है, लाल सागर भी एशिया में, और लाल सागर की जो कितनी है? लाल सागर की है 41 ग्राम प्रति किलोग्राम में, कितनी है? 41। तो इन चारों के बारे में हमें ढंग से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह निक्षेप से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमने लवणता से संबंधित कुल 5 क्वेश्चन देखे थे, उसमें मेनली यही पूछा जा रहा है कि लवणता के जो 7 मुख्य जो तत्व हैं उन तत्वों का प्रतिशत क्या है, और पाइनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन ये क्या होती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो सर्वाधिक लवणता है वो कहाँ पाई जा रही है। तो इसमें अपन 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं कि जो यदि लवणता की अपन बात करें तो प्रशांत महासागर लवणता महासागरों के दृष्टिकोण से भी सवाल पूछा जा सकता है। महासागर की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मैक्सिमम जो लवणता है वो कहाँ पे पाई जा रही है? अटलांटिक महासागर के अंदर। उसके पश्चात हिंद महासागर के अंदर, और उसके पश्चात प्रशांत महासागर। इन तीनों मुख्य महासागरों के अंदर जो हाईएस्ट क्षेत्रफल वाले हैं, इससे प्रशांत महासागर के अंदर क्या है? सबसे कम लवणता पाई जाती है, और सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक के अंदर पाई जाती है। अब अपन देखेंगे महासागरीय जो निक्षेप से संबंधित टॉपिक है, इसे देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है? कौन सा नहीं है? जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है। तो निक्षेपों को हम जैविक और अजैविक, स्थलजात और ज्वालामुखी 4 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहले एक बार देखते हैं कि निक्षेप कौन कौन से होते हैं।
यदि हम निक्षेपों को देखें तो 4 प्रकार हैं। पहला है वो स्थलजात या भूमिज निक्षेप, जो लगभग 45% होते हैं। कुल निक्षेपों का 45% स्थलजात निक्षेप होते हैं। इसके बाद में ज्वालामुखी पदार्थ, फिर जैविक और अजैविक, 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें अजैविक के अंदर लाल मृत्तिका को हम मुख्य रूप से अजैविक निक्षेप में शामिल करते हैं। और लाल मृत्तिका के अंदर लोहा है वो 85% होता है और कुछ एल्यूमिनियम के पदार्थ होते हैं। और ये लाल जो मृत्तिका है यही सर्वाधिक निक्षेपों के रूप में 36% है वो कौन सी पाई जाती है निक्षेपों के अंदर, लाल मृत्तिका है वो पाई जाती है। फिर जैविक निक्षेपों को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं कि जैविक निक्षेप हैं यदि वो तट के पास में ही निक्षेपित हो गए हैं पदार्थ तो हम उसको वो तटतलवासी या नैरेटिक निक्षेप कहते हैं। और महासागरों की अत्यधिक गहराई पे जो निक्षेप जमा होते हैं उसको हम पेलेजिक निक्षेप या अगाध सागरीय निक्षेप भी कहते हैं। यदि हम यह नैरेटिक निक्षेप होते हैं वो तो यदि ओवरऑल निक्षेपों की यदि बात करें, जैविक निक्षेप यदि 100% है तो जिसमें केवल 7% ही हैं वो कौन से हैं, नैरेटिक या तलवासी हैं। और मैक्सिमम जो कैसे होते हैं 93% हैं वो पेलेजिक निक्षेप ही होते हैं। अब पेलेजिक निक्षेपों को हम इन निक्षेपों में पाए जाने वाले चूना यदि मुख्य रूप से हैं या फिर इसमें सिलिका प्रधान है, इन दोनों के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं कि चूना प्रधान जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है इन निक्षेपों के अंदर, और सिलिका प्रधान जिसमें सिलिका की मात्रा निक्षेप में अधिक होती है। यदि चूना प्रधान क्योंकि इसी से संबंधित ही यही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इस एक पेज ही है जिससे हमारे जो महासागरीय निक्षेप संबंधित सभी टॉपिक हैं सभी क्वेश्चन है वो पूरे हो सकते हैं। तो चूना प्रधान निक्षेपों को हम पुनः 2 भागों में टेरिपोड और ग्लोबोजेरिनम बांटते हैं, और सिलिका प्रधान है वो डाइटम और रेडियोलोरियन। तो हमें इतना ही याद रखना है कि महासागरीय निक्षेपों को हम पहले 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें स्थलजात या भूमिज निक्षेप, दूसरा ज्वालामुखी निक्षेप, तीसरा है अजैविक निक्षेप और चौथा है जैविक निक्षेप। अजैविक निक्षेप के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले निक्षेप हैं वो लाल मृत्तिका। जैविक निक्षेपों को हम 2 भागों में पुनः गहराई के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जो तट के पास में है तो हम तटतलवासी या नैरेटिक निक्षेप कहते हैं, और दूसरा है महासागरीय भागों के अत्यधिक गहराई में पाए जा रहे हैं तो इसलिए अगाध सागरीय या पेलेजिक निक्षेप कहते हैं। तो पेलेजिक निक्षेपों क्योंकि मैक्सिमम होते पेलेजिक निक्षेप ही हैं, तो पेलेजिक निक्षेप हैं उनको पुनः 2 भागों में बांटा हुआ है कि चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूना प्रधान है हमें याद रखना है, चूना प्रधान है तो कौन कौन से, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना CTG। और सिलिका प्रधान है वो सिलिका प्रधान को वापस पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं कौन कौन से हैं, डाइटम और रेडियोलोरियन। तो डाइटम और रेडियोलोरियन ये 3 शॉर्ट फॉर्म 2 हैं, याद रखना है कौन कौन सी, CTG और SDR। SDR मतलब सिलिका, डाइटम और रेडियोलोरियन, और CTG मतलब सिलिका चूना प्रधान और टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना। तो इनको विशेष रूप से अपन को याद रखना है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित से कौन सा जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है। तो अभी अपन देखा कि जैविक कौन सा नहीं है, लाल जो मृत्तिका है ये जैविक निक्षेप में नहीं आता है, ये कैसा आता है, अजैविक निक्षेप में आता है। तो अजैविक निक्षेप, और निक्षेपों के अंदर भी ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला निक्षेप है, जो लगभग सभी निक्षेपों का 36% जो कौन सा निक्षेप है, लाल मृत्तिका पाया जाता है। और इस लाल मृत्तिका में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, लाल मृत्तिका निक्षेपों के अंदर लोहा सर्वाधिक होता है, लोहा जो कि 85% के आसपास है, और दूसरा है एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरे क्या हैं, अभी हमने देखा टेरिपोड, ग्लोबोजेरिना और ये डाइटम, ये कैसे हैं, जैविक निक्षेप के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में कौन सी ऊर्ज निक्षेप है वो प्रधानता से पाई जाती है। तो देखो
याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सविंदर सिंह के अंदर एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें अटलांटिक महासागर के जो निक्षेपों के बारे में बताए हुए हैं, तो क्वेश्चन को सीधा वहीं से उन्होंने उठा लिया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो बाइबिल के दो गीता है वो कौन सी है, सविंदर सिंह है। उसमें जो जो डायग्राम दिए हुए उस डायग्रामों के ऊपर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि डायग्राम ऐसे दिए हुए हैं। तो अटलांटिक महासागर में कौन सी ऊर्जा प्रधानता से है, अटलांटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक रूप से ग्लोबोजेरिना जो निक्षेप हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अटलांटिक में ग्लोबोजेरिना सर्वाधिक है। और सवाल अगली बार ये पूछ सकते हैं कि अटलांटिक पूछ लिया तो प्रशांत का पूछ सकता है, तो प्रशांत महासागर में जो सर्वाधिक पाई जाती है वो है रेडियोलोरियन। तो याद रखना है कि रेडियोलोरियन है, ये तो कहाँ पर है मैक्सिमम, प्रशांत महासागर, प्रशांत में मैक्सिमम है रेडियोलोरियन, और अटलांटिक में मैक्सिमम है ग्लोबोजेरिना। सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि रेडियो जो लोरियन है यह निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और डाइटम जो है वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर, डाइटम है यह उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो डाइटम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबोजेरिना जो ऊर्जा कैसा है, तो अभी हमने देखा जो ग्लोबोजेरिना है वो जैविक है। जैविक के अंदर भी उन्होंने कैसा है, जैविक के अंदर ये पेलेजिक निक्षेप है, अर्थात अगाध सागरस्थ, इसको हम पेलेजिक निक्षेप भी कहते हैं, पेलेजिक, या जिसको हम कहते हैं अगाध सागरस्थ निक्षेप है ग्लोबोजेरिना। तो ये जो मैप है ये आपको विशेष रूप से याद होना ही चाहिए, क्योंकि यही इस पूरे पाठ का सार है, सारांश यही है। इतने होने से एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में 100% हो जाता है। हमें यही मार्गदर्शिका सीरीज का हमें को मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें यही देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो जैविक इतना याद रख लो कि जैविक निक्षेपों को दो भागों में अगाध सागरीय तलवासी, पेलेजिक और नेरेटिक के अंदर, और पेलेजिक मैक्सिमम है जो सूना प्रधान और सिलिका प्रधान। कोई लेक्चर वगैरह के अंदर इसमें यही पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा सूना प्रधान है और कौन सा सिलिका प्रधान है। तो हमें याद रखना है कि भाई सूना प्रधान जो कौन सा है, कैल्सिकेरियंस वाले कौन से हैं, तो है CTG, ठीक याद रखनी है, टेरिपोड और ग्लोबोजेरिना। और सिलिका प्रधान कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक याद रखनी है कि HDR के मतलब क्या है, डाइटम और रेडियो लोरियन। अब अपन को सवाल पूछ लिया कि ग्लोबोजेरिना है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ग्लोबोजेरिना अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक कौन सी पाई जा रही है, ग्लोबोजेरिना है वो पाई जाती है। प्रशांत महासागर में क्या पाई जा रही है, सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जा रही है रेडियो लोरियन। तो इस प्रकार से ये तीन ही जो क्वेश्चन है वो अभी तक इससे संबंधित पूछे हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है महासागरीय धाराओं से संबंधित। इस टॉपिक से में भी हर बार 2 क्वेश्चन हैं वो फिक्स पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लगभग जो 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हैं, मतलब एवरेज हैं इसका रहता है ओशिनोग्राफी का। ओशिनोग्राफी में 6 टॉपिक है, तो हर एक से 2-2 क्वेश्चन हैं वो लगभग पूछे जा रहे हैं, जिसमें ये निक्षेपों से 1 क्वेश्चन है, लवणता संबंधित 1-1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये जो टॉपिक है महासागरीय धाराओं से, परवाल भित्ति, ज्वार भाटा, इनसे संबंधित 2-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा पूछा हुआ है कि क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के सकरण की दिशा क्या है। महासागरीय धाराओं के जो सकरण की जो दिशा क्या है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो महासागरीय धाराओं में जो सकरण है जिसको हम गायर कहते हैं, तो गायर की जो दिशा कौन सी होती है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो गायर की जो दिशा होती है वो इस दिशा के अंदर हो रहा है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और सवाल पूछ सकता है कि अगली बार कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन सी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गायर की होते हैं। तो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के जो सकरण की जो दिशा क्या होती है, तो अभी अपन देखा कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर किस दिशा में होगा, घड़ी की सुई के अनुरूप होगा, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है।
तो याद रखना है। अब कॉलेज लेक्चर का भी क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट सीरीज के अंदर, तो उसमें ये देखेंगे इस बार सवाल पूछा निम्न में से कौन सी इस शकरण या गायर का हिस्सा नहीं है। तो हमें सभी प्रकार के जो शकरण हैं, कौन कौन सी धारा किस किस शक्कर का भाग है, कौन सी भाग नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फॉकलैंड जो धारा है किस महासागर में चलती है। फॉकलैंड धारा किस महासागर में चलती है। तो हमें पता है कि जो फॉकलैंड जो धारा है, फॉकलैंड जो द्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका के पास में है और कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे जो चलती धारा है वो कौन सी है फॉकलैंड धारा, अटलांटिक महासागर में है। और ये किस प्रकार की जो धारा है, ये है ठंडी, क्योंकि सवाल ठंडी और गर्म के बारे में पूछते हैं। तो ये ठंडी है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर है, यह है ठंडी, जो कि उत्तरी अटलांटिक के लेब्राडोर के समान है। तो इसकी यदि स्थिति देखें तो यहाँ देखो, यह है फॉकलैंड की धारा जो कि कैसी है, ठंडी है, जो अंटार्कटिका से आ रही है, ठीक है। और यह ऊपर से ब्राज़ील वाली धारा है, यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलने की गर्म और ठंडी जलधाराएं यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसी ठंडी जो जलधारा के मिलने की वजह से यहाँ पर एक तो ठंडी गर्म की वजह से एक कोहरे का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर ठंडी जलधारा मिल रही है। तो ठंडी जलधारा का जो जहाँ कहीं भी क्षेत्र होती हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। तो जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी और गर्म के बारे में क्लासिफाइड करना है हमें, है। तो देखो कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा में पेरू की धारा, जिसको हम हमबोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हमबोल्ट महोदय के द्वारा की गई थी, इसलिए हमबोल्ट की धारा ये कैसी है, ठंडी है। तो ये हमारा सही होगा। दूसरी है अल नीनो। अल नीनो कैसी है, गर्म है। अल नीनो की जो धारा है, जो दक्षिणी विषुवतरेखीय जो धारा है, प्रति विषुवतरेखीय जो धारा है, इस प्रति विषुवतरेखीय जो धारा का ही विस्तारित रूप है अल नीनो। फिर है कैलिफोर्निया की जो धारा है, ये कैसी है, ठंडी धारा है। तो कैलिफोर्निया भी ठंडी हो जाएगी। और अगली है नॉर्वे की जो धारा है, नॉर्वे की धारा है उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह का ही उत्तरी भाग है, जो नॉर्वेन तट पे चलती है, नॉर्वेन सागर पे चलती है, तो इसलिए इसको नॉर्वे की धारा कहते हैं। तो ये कैसी है, ये गर्म है, ये गर्म हो गई। और अल नीनो भी कैसी हो गई, गर्म हो गई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पेरू और कैलिफोर्निया, ए और सी। तो ए और सी, ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें देखना है अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। नहीं के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन नहीं और है के में हम दबाव स्वरूप गलत कर लेते हैं। तो नहीं है, तो नहीं के बारे में इन्हें पूछा है ठंडी कौन सी नहीं है। तो अगुलहास की जो धारा है वो कैसी है, अगुलहास की धारा गर्म धारा है। तो और ये अगुलहास धारा कहाँ चलती है, अगुलहास की धारा हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर। और ये कैसी है, गर्म जलधारा है। तो इसको एक बार मैप के अंदर लोकेशन में यदि मैं दिखाएं तो निम्न में से कौन सी महासागरीय जो धारा है वो गर्म प्रकृति की है। गर्म कौन सी है, तो देखो ओयोशिवो की जो धारा है ये कैसी है, ठंडी है। कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में, क्योंकि क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं, ठंडी है या गर्म है या किस महासागर के अंदर है। तो यह आयोशिवो की धारा ये कहाँ की है, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर धारा है। और ये कैसी है, ठंडी है। आयोशिवो जो धारा है, इस धारा को हम क्यूराइल धारा भी कहते हैं, क्यूराइल द्वीपों के पास चल रही है, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्यूराइल धारा। यह कैसी है, ठंडी हो गई। अगुलहास की जो धारा है ये कैसी है, गर्म जलधारा है। और कहाँ पर है, यह हिंद महासागर में। हिंद महासागर के अंदर जब मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो धारा है एक होने के बाद ये अगुलहास द्वीपों के पास में अगुलहास धारा हो जाती है। फिर ये बेगुला की धारा कैसी है, यह ठंडी धारा है। और ये कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर
के अंदर है बेगुला की जो धारा, और हम्बोल्ट की धारा या इसको पेरू की धारा कहते हैं, ये भी कैसी है, एक ठंडी है। तो गर्म धारा कौन सी होगी, अगुलहास की दो धारा, एक गर्म धारा हो गई। अगला है कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। मौसम के अनुसार धाराओं की जो दिशा में भी परिवर्तन होता है, वो हमें पता है कि मौसमी परिवर्तन कहाँ होता है, उत्तरी हिंद महासागर के अंदर। जो उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर में देखो, उत्तरी हिंद महासागर के अंदर दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा हो जाती है, और शीतकाल के समय यह उत्तरी पूर्वी धारा के रूप में हो जाती है। तो ये मौसमी उत्क्रमण कहाँ पाया जाएगा, मौसमी उत्क्रमण पाया जाएगा उत्तरी हिंद महासागर के अंदर। तो यहाँ देखो, ये मुख्य रूप बार बार पूछी जाने वाली धारा थी, अगुलहास की धारा, यह मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर वाली यहाँ पर है ये अगुलहास की धारा, जो कैसी है, गर्म धारा है। मेनली इसके बारे में अगु हिंद महासागर की सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है, जो बार बार एग्जाम पूछ जाती है, वो कौन सी है, अगुलहास की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सवाल सेम रिपीट वापस हो गया। निम्न में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। तो मौसम के अनुसार जो अपनी दिशा बदलने वाली है वो कहाँ होगी, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर की जो उत्तरी विषुवत जो धारा है, उस जो धारा की जो दिशा होती है वो मौसम के अनुसार, केवल और केवल उन्होंने भाषा चेंज कर दी और सेम जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज्वार भाटा संबंधित आगे हैं। तो अभी अपने देखा कि महासागरीय जो धाराओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से गर्म और ठंडी कौन सी है। एक गायर का में से कौन सी धारा गायर का हिस्सा है, गायर की जो दिशा कौन सी होती है, गायर की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर होती है क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और एक और सवाल जो बार बार पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि महासागरीय जो धाराओं हैं उसको प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से होते हैं, इन कारकों के बारे में भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण क्या है। मैंने जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को वो पार्ट की हाइट के अकॉर्डिंग ही सेट कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है। तो ज्वार भाटा का हमें पता है जो कौन से दो मुख्य जो कारण होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तो यह सही है। और दूसरा होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये भी, यह 2020 स्कूल लेक्चर का जो क्वेश्चन है। तो ए, बी और सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो देखो अब हमें पता है इनमें भी, अगला जो क्वेश्चन में ही बता देता हूँ मैं व्याख्या में, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पादन करने का जो बल लगभग कितना है। जो ये क्वेश्चन भी कब का आया हुआ है, ये 2020 का 2020 के स्कूल लेक्चर का सवाल है। तो 2.17 गुना अधिक है। तो सूर्य की तुलना में चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक जो बल है वो 2.17 गुना अधिक है। इसको इस रूप में भी हो सकता है कि प्रतिशत के अनुपात के हिसाब से पूछे, तो ये याद रखना है कि सूर्य और जो चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बलों के बीच में अनुपात क्या होता है। तो सूर्य का ज्वार उत्पादक बल अनुपात यदि 5 है तो चंद्रमा का ज्वार उत्पादक अनुपात 11 है। तो 5:11, कुछ कुछ किताबों के अंदर 4:9 भी दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कौन सा है 5:11, जिसको हम प्रति गुणों के रूप में बताएं तो कितना होगा 2.17 जो गुणा है वह अधिक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि चंद्रमा के ज्वारीय बल की तुलना में सूर्य का ज्वारीय बल कितना है। तो यदि प्रतिशत में पूछ ले तो यदि 46% याद रखना है। अनुपातों में पूछे तो 5:11, जिसमें सूर्य का कम होगा चंद्रमा का अधिक होगा, क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर है, जो कि लगभग कितना है 14.95 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा। चंद्रमा जो पृथ्वी से कितना दूर है 3
84 लाख किलो मीटर दूरी पर है, इसलिए चंद्रमा आकर्षण बल अधिक है, सूर्य का आकर्षण बल इसकी तुलना में कम होता है। तो तीनों जो फैक्ट हैं हमें याद रखना है। 46% चंद्रमा के आकर्षण बल की तुलना में सूर्य का जो आकर्षण बल है वो 46% होता है। यदि गुणांक में पूछे तो चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य का आकर्षण बल की तुलना में 2.17 गुना अधिक होता है। अनुपात में पूछे तो सूर्य का जो आकर्षण बल और चंद्रमा के आकर्षण बलों के बीच में अनुपात होता है 5:11। इसका मुख्य कारण इसकी दूरी ही है। अगला क्वेश्चन, विश्व में ज्वार भाटा सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ अंकित की गई है? तो विश्व में सबसे ऊंचे जो ज्वार भाटा है वो कहाँ पे है? फंडी की जो खाड़ी है, फंडी की खाड़ी के अंदर लगभग 15 से लगा करके 18 मीटर, लगभग 50 से 60 फीट की ऊंचाई तक ज्वार की उत्पन्न होता है। तो फंडी की जो खाड़ी है ये कहाँ पे है? तो फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर नोवा स्कोशिया जो प्रायद्वीप है वहाँ पर ये पाया जा रहा है। तो कनाडा के अंदर जो फंडी की खाड़ी है यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। और विश्व के अंदर सबसे न्यून ज्वार की यदि अपन बात करें, न्यून ज्वार है वो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? भारत के गुजरात के ओखा तट है, ओखा तट गुजरात में सबसे न्यून ज्वारीय जो परास वाले ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सवाल एक और क्वेश्चन इससे संबंधित है कि 4 दिन में 4 बार जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? दिन में 4 बार जो ज्वार की जो उत्पत्ति है, नॉर्मल दिन में 2 बार ज्वार की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन साउथहैम्पटन जो दक्षिणी ब्रिटेन के दक्षिण में है, तो वहाँ पर दिन में 4 ज्वार की उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो 2 ज्वार इसमें हैं। वो 2 ज्वार जो आता है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इंग्लिश चैनल की वजह से आ जाते हैं, और 2 ज्वार हैं वो उत्तरी सागर की वजह से आ जाते हैं। तो वहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार की उत्पत्ति होती है, तो ये भी हमें याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक ज्वार वाला राज्य की पूछे तो भी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3-4 फैक्ट विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार कैसा होगा? तो देखो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होगी तब क्या होगा? दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ ज्वार। और जब चंद्रमा, सूर्य और जो पृथ्वी समकोणिक जो स्थिति में हो जाएंगे तब उस समय लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखो, नॉर्मल यदि ज्वार की अपन बात करें तो ये समुद्र तल है, इसमें यह ज्वार नॉर्मल ज्वार, यह इसको हम उच्च ज्वार कहेंगे, और यह निम्न ज्वार। निम्न ज्वार। अब उच्च ज्वार की जो ऊंचाई दीर्घ ज्वार के समय क्या हो जाएगी? उच्च ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ तक इतनी ऊंची हो जाएगी, तो निम्न ज्वार भी अधिक गहरा होगा। अब यदि कहते हैं कि लघु ज्वार होगा तो उच्च ज्वार है वो पहले की तुलना में कम ऊंचा होगा, तो इसकी गहराई भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? यह दीर्घ ज्वार की स्थिति हो गई। दीर्घ ज्वार के अंदर ज्वारी जो परास होती है वो अधिक होगी, और ये कौन सा होगा? लघु ज्वार। और वो क्या है? सामान्य जो ज्वार है, उच्च ज्वार जो सामान्य इसका परास है उसके बारे में है। तो अब ये पूछा है कि जब तीनों ही एक सीध में होंगे तब क्या होगा? तीनों ही सीध में होगा तो दीर्घ ज्वार की उत्पन्न होगा। क्योंकि यदि देखो 2 स्थितियां बनती हैं, सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी, ये तीनों ही यदि एक सीध में होंगे, एक सीध में यदि होते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसकी तुलना में आकर्षण बल दोनों का अधिक लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो जाएगी। यदि हो सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, अब इसकी स्थिति इस तरफ भी हो सकती है, तो इस स्थिति के अंदर भी होगा, तो चंद्रमा इस स्थिति में भी हो सकता है, इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा? दीर्घ ज्वार की उत्पन्न होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में भी यदि पूछ ले
तो इस समय जो ये जो स्थिति है कब की है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है। और ये जो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति कब बनती है, अमावस्या को बनती है। तो इन दोनों में यदि पूछ ले तो सर्वाधिक जो ऊंचा जो ज्वार है, दीर्घ ज्वार है, वो कब होगा, तो अमावस्या के समय होगा। और ये जो स्थिति कौन सी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी की जो स्थिति है, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण की स्थिति। और इस चंद्र ग्रहण की जो स्थिति कब बनती है, ये पूर्णिमा को बनती है। अब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में स्थिति में होती हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, उस स्थिति का भी कहते हैं सीजीगी की स्थिति। क्या कहा जाता है, सीजीगी की स्थिति, या सीजीगी को हम युति और व्युति की स्थिति भी कहते हैं। तो महीने में 2 बार ये स्थिति बनती है, सीजीगी की स्थिति, जिसको हम युति व्युति की स्थिति भी कहते हैं। अब जिसमें सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा और जो सूर्य हैं वो दोनों पृथ्वी की एक ही दिशा में होते हैं, तो इस स्थिति को हम युति कहते हैं। और जब पृथ्वी की एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य होते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, व्युति की स्थिति भी कहते हैं। तो ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और लघु ज्वार की जब स्थिति कब बनेगी, लघु ज्वार की जब स्थिति बनेगी, शायद हाँ, लघु ज्वार की जो स्थिति के अंदर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के समकोणिक जो स्थिति में, तो इस समय जो ज्वार की उत्पन्न होगा वह नॉर्मल ज्वार की जो ऊंचाई से कम ऊंचाई का ज्वार उत्पन्न होगा। तो ये कौन सी समकोणिक स्थिति में होती है। और यह सप्तमी, प्रत्येक माह की सप्तमी अष्टमी को, सप्तमी अष्टमी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है, दोनों के समय क्या होगा, दोनों की सप्तमी और अष्टमी के समय लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। दैनिक ज्वार है, वो दैनिक ज्वार से हमारा तात्पर्य जो दिन किसी भी स्थान पर दिन में एक बार जो ज्वार की उत्पत्ति होती है, तो उसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं। और दैनिक ज्वार हैं वो 24 घंटे और 52 मिनट के अंतराल में उत्पन्न होते हैं। और मिश्रित जो ज्वार हैं, मिश्रित ज्वार हैं वो अर्ध दैनिक ज्वार का ही एक प्रकार है, जिसमें दिन में किसी स्थान पर 2 जो अर्ध ज्वार उत्पन्न होते हैं, उन दोनों ज्वारों की जो ऊंचाइयाँ यदि भिन्न भिन्न होती हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित ज्वार कहते हैं। तो मिश्रित ज्वार हैं वो 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल में आते हैं, लेकिन जो दोनों ज्वारों की जो ऊंचाइयाँ क्या होती हैं, दोनों ज्वारों की ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। अर्ध दैनिक ज्वार में दोनों की जो ऊंचाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं। अगला है, यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति दोगुनी हो जाए, तो अगला प्रत्यक्ष जो ज्वार आने में जितना विलंब होगा। तो देखो ज्वार भाटा के अंदर जो विलंब है, जो हमें पता है, तो इस विलंब को करने वाले 2 जो कारक मुख्य रूप से होते हैं। ज्वार के अंदर जो विलंब लाते हैं, तो विलंब 2 कारकों की वजह से आता है। दोनों कारक कौन कौन से हैं, एक तो है पृथ्वी की घूर्णन गति, या जिसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति, रोटेशन। और दूसरा जो आता है वो है चंद्रमा की परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इन 2 कारकों की वजह से ज्वार के अंदर जो समय है, इस समय में जो विलंब होता है। तो हमें पूछा है कि अगला जो प्रत्यक्ष जो ज्वार है वो आने में कितना समय लगेगा। प्रत्यक्ष ज्वार का मतलब क्या होगा, यदि पृथ्वी के जो चंद्रमा के जस्ट नीचे वाला जो स्थान है, यहाँ पर जो ज्वार की उत्पत्ति हो रही है तो इसको हम प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, जो जस्ट अपोजिट साइड में जो अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार उत्पन्न हो रहा है, उसको हम अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। तो हमें जो पूछा है कि अगला प्रत्यक्ष जो उच्च ज्वार है वह कितना देरी से होगा, यदि पृथ्वी की परिभ्रमण की जो गति को हमें दुगुना करें। यदि पृथ्वी की परिभ्रमण की गति को यदि हम दुगुना करते हैं, तो वो स्थान चंद्रमा के नीचे जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसको जो समय है वो नॉर्मल जो समय लगता था उसका आधा समय लग जाएगा। तो अगला उच्च ज्वार
नॉर्मल कितने टाइम आता है, 52 मिनट के विलंब से आता है। लेकिन पृथ्वी की परिभ्रमण की जो गति को यदि आपने दुगुना कर दी तो वो क्या हो जाएगा, 26 मिनट की देरी से आ जाएगा, अर्थात उसका समय हो जाएगा गति दुगुनी की, तो उसका जो चंद्रमा के नीचे आने का जो स्थान है वो आधा समय है वो आधा रह जाएगा, तो 26 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर वो दे देता कि यदि पृथ्वी की परिभ्रमण जो गति थी उसको आधी कर दिया जाए, तो परिभ्रमण की गति को यदि हम आधा कर देंगे तो विलंब होगा वो कितना होगा, यदि प्रत्यक्ष ज्वार है वो 52 मिनट की देरी से आता है तो वह विलंब अब हो जाएगा 104 मिनट। यदि गति को आधा किया तो समय हो जाए विलंब दुगुना हो जाएगा, और यदि गति को यदि हमने दुगुना किया तो समय है वो पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी व चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए तो किस स्थान पर अगला ज्वार, किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट देरी से आएगा। तो देखो अब इसने मैंने अभी बताया पीछे कि चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार के विलंब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको अपन भूल जाओ कि चंद्रमा की घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका पड़ता है, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति को इसने किया आधा, पृथ्वी की यदि घूर्णन गति को आधा करेंगे तो विलंब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब इसने कहा है कि अगला ज्वार कब उत्पन्न होगा, तो हमें पता है किसी भी स्थान पर अगला ज्वार होता है, याद रखना है कि अगला ज्वार किसी भी स्थान पर जो अगला ज्वार होता है वो अगला ज्वार आता है 26 मिनट के विलंब से। अगला ज्वार के बारे में पूछे तो 26 मिनट, और अगला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्वार के बारे में पूछे तब वो आता है 52 मिनट के विलंब से। अब अपन को दिया है कि अगला ज्वार कितने मिनट से देरी से आएगा, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति आधी हो जाएगी तो वो ज्वार का जो समय होगा वो डबल हो जाएगा, तो 26 की जगह आता था 26 की जगह हो जाएगा 52 मिनट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 मिनट से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये 2013 के जो क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है वो 2015 का क्वेश्चन है कि यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार है वो कितने विलंब से आएगा। अभी मैंने बताया सवाल पूछा है चंद्रमा की घूर्णन गति, तो हमें पता है कि चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार के समय पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्वार का समय चंद्रमा की परिक्रमण गति तथा पृथ्वी की घूर्णन गति का ही प्रभाव पड़ता है। तो देखो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अगला ज्वार कितने समय बाद आएगा, तो हमें पता है किसी भी स्थान पर अगला जो ज्वार उत्पन्न होता है वो 26 मिनट की देरी से उत्पन्न होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रावस्था में लघु ज्वार आएगा। लघु ज्वार है वो कब आएगा, तो हमें बताएं कि लघु, अभी मैंने स्थिति बताई थी कि जो लघु ज्वार की जो स्थिति होती है यह यदि सन है, अर्थ और मून, तो यह हमारा प्रथम चतुर्थांश हो जाता है। यदि इसको, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.5 दिनों के अंदर एक परिक्रमा को पूरा करता है, तो परिक्रमा को पूरा करने में यदि इसको महीने को यदि हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 अंशों में यदि बांटते हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश, यहाँ स्थिति प्रथम चतुर्थांश बन जाएगी, और ये तृतीय चतुर्थांश है। तो प्रथम और जो तृतीय चतुर्थांश है इसके में क्या हो जाएगा, लघु ज्वार आ जाएगा। जब चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी से समकोणिक यदि स्थिति के अंदर होगा तो उसमें लघु ज्वार की उत्पत्ति होगी, जो कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांश। हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है ना, सॉरी सी और डी, तो ये सी और डी, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसने एक और दिया है कि गिब्बस या कुबड़ा क्या है और वर्धमान की स्थिति क्या होती है। गिब्बस या कुबड़ा किसको कहते हैं, जब चंद्रमा है वो 3/4 हो जाता है, तो चंद्रमा, तो यहाँ पर ये चंद्रमा पूर्णमासी वाला होता है, पूरी कला में होता है, तो इसकी 3/4 जब होता है तो इस स्थिति और ये स्थिति जब होती है, इन दोनों ही स्थितियों को हम कहते हैं कुबड़ा की स्थिति। जब चंद्रमा 1/4 लगभग रह जाता है तब उस स्थिति को हम वर्धमान स्थिति कहते हैं। ये वर्धमान स्थिति हो जाएगी जिसमें यह घटता हुआ, ये भी घटता हुआ कुबड़ा, यह बढ़ता हुआ, ये भी बढ़ता हुआ, ये दोनों स्थिति हो जाएगी कुबड़े की स्थिति, और ये दोनों ही जो स्थिति है वो किसकी हो जाएगी, वर्धमान की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
तो इसके बारे में भी सवाल है वो पूछा जा सकता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित गति के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ज्वार भाटा से संबंधित जो 5 सिद्धांत हैं वो हमें पांचों के नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर में सबके अंदर ये पांचों के केवल नाम ही हमें याद रखने, वही काफ़ी है। तो गतिक सिद्धांत हैं, गतिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे उसका नाम था लाप्लास, जिन्होंने 1755 ईस्वी के अंदर गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमें सबके बारे में अगर थोड़ा देख लेते हैं कि वेवेल ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया, इस वेवेल के जो सिद्धांत का नाम था प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका? वेवेल का। इन्होंने 1833 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एरी ने प्रगामी तरंग सिद्धांत में ही करेक्शन किया था और संशोधित रूप दिया था, तो इसको नेहर सिद्धांत भी कहते हैं। तो नेहर सिद्धांत है वो 1842 के अंदर एरी महोदय के द्वारा दिया गया था। हैरिस ने वेवेल के सिद्धांत के जस्ट अपोजिट में इन्होंने प्रगामी तरंग के बारे में बताया था, जबकि हैरिस ने क्या बताया था? अप्रगामी, यहाँ स्थिर जो तरंग है अप्रगामी तरंग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हैरिस के द्वारा। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है न्यूटन का। गुरुत्वाकर्षण जब खोज की थी 1687 के अंदर इन्होंने साम्यावस्था या संतुलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारे पास ज्वार भाटा से संबंधित कुल 5 सिद्धांत हैं, पांचों को बिल्कुल क्रम से भी याद रखना है। पहला है न्यूटन का सिद्धांत 1687, साम्यावस्था का जो सिद्धांत है। दूसरा है लाप्लास का जो गतिक सिद्धांत, फिर है वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 के अंदर, एरी का नेहर सिद्धांत 1842 के अंदर, और हैरिस का अप्रगामी तरंग सिद्धांत। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि ज्वार भाटा से संबंधित मेनली कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो देख लिए। तो इसमें मुख्य रूप से यही दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार और ज्वार भाटा के जो सिद्धांत हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और कौन कौन सी कला है, युति व्युति क्या है, ज्वार भाटा के कारण क्या है, तो इससे संबंधित पूछ रहे हैं। तो हमें क्या है कि जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उन टॉपिक के बारे में सबसे पहले जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक को सबसे पहले बांटो कि इस टॉपिक में हमें किस किस चीज़ का अध्ययन करने वाला है, अर्थात फ्रेमवर्क बनाओ। फ्रेमवर्क बनाने से ही हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फिर अपना खाका तैयार है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो एक ही मटेरियल पढ़ें, इसी को ही बार बार पढ़ें। यदि मटेरियल को यदि आप परिवर्तन करते हैं तो दिमाग के अंदर उसकी मैपिंग नहीं हो पाती है कि कहाँ पे कौन सा क्या लिखा हुआ है। तो यदि मैपिंग नहीं होगी तब तक हमें एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन है वो याद नहीं होगा। इसलिए एक ही मटेरियल से पढ़ें और उसी को ही बार बार पढ़ें। मार्केट के अंदर मटेरियल की कोई कमी नहीं है, भरमार है। सारी किताबों में मटेरियल 99% लगभग एक समान है। तो आप जो भी किताब लें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए उसी को ही आप फॉलो करें, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब अगला जो क्वेश्चन टॉपिक है हमारा प्रवाल भित्ति संबंधित है, और प्रवाल भित्ति से सर्वाधिक जो क्वेश्चन भी अभी तक पूछे गए हैं। प्रवालों के विकास के लिए जो आदर्श लवणता होती है वो कितनी होती है? आदर्श लवणता प्रवालों के लिए कितनी होती है? तो प्रवालों के लिए आदर्श लवणता होती है 27 से जो 30% जो लवणता है वो प्रवालों के लिए आदर्श होती है। तो हम इसको कह सकते हैं, अभी अपन ने देखा था कि नॉर्मल महासागरीय जल की जो लवणता होती है 35 ग्राम प्रति किलोग्राम में 35 ग्राम होती है, और इनको कितनी है? औसत से कम लवणता वाला जल होगा उसी में ही प्रवाल है वो अच्छे से विकास कर पाएंगे। तो 27 से 30 इनकी लवणता होनी चाहिए, इससे अधिक लवणता नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखो इसकी जो दशाएं हैं 7-8 जो मुख्य रूप से दशा हैं वो हमें सबके बारे में याद होनी चाहिए। उसमें से किसी से भी सवाल जो पूछा जा सकता है कि भाई ये प्रवाल है उसका तापमान क्या होना चाहिए, आदर्श दशा में तापमान क्या है। तो तापमान लगभग हमें पता है कि 20 से लगा करके 21 डिग्री सेल्सियस, यहाँ इसको हम कह सकते हैं 68 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो अच्छे से तापमान है। अब 20 की जगह पर सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया कि 20 से 30, तो उसमें बाकी ऑप्शन बहुत ज़्यादा गलत थे, तो इसलिए हम 20-30 सही मानते हैं। नॉर्मल 20 से 21 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इसका होना चाहिए, ये आदर्श है। यदि हम गहराई की बात करें
तो परवाल हैं वो अधिक गहराई पे नहीं रहते हैं, क्योंकि जो जंतलाई होता है उसको प्रकाश संश्लेषण की नहीं कर पाता है अधिक गहराई के अंदर वो शैवाल। तो इसलिए जो गहराई है इसको हम यदि 200 से 250 फीट की गहराई फीट फेदम के अंदर यदि है तो 30 से लगा करके 50 फेदम या 60 से लगा करके 90 मीटर की जो गहराई है वहीं पर ही ये परवाल अच्छे से विकास कर पाते हैं। परवालों के लिए अवसाद कम होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जो 7-8 कंडीशन है उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रख करके याद रखना है। अभी कभी भी सवाल पूछा जा सकता है और पूछते ही हैं। हर्माटाइपिक होती है एक प्रकार की। हर्माटाइपिक क्या होती है? ये परवाल का ही एक प्रकार होता है। परवाल 2 प्रकार के होते हैं, एक हर्माटाइपिक प्रकार के और एक अहर्माटाइप या गैर हर्माटाइपिक। परवाल 2 प्रकार के होते हैं, तो हमारे को जो आंसर ही हो जाएगा। तो हर्माटाइपिक क्या है? एक प्रकार का परवाल का प्रकार है। तो हर्माटाइपिक जो परवाल जो होते हैं उनका अंदर मुख्य फर्क ये होता है कि इसी के द्वारा ही परवाल भित्तियों का जो निर्माण है वो किया जाता है। परवाल भित्ति का निर्माण करने वाले जो परवाल कौन से? हर्माटाइपिक। जो अहर्माटाइपिक हैं वो परवाल भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सी परवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? परवाल भित्ति के प्रकार नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर हम परवाल भित्ति को 3 भागों में 3 प्रकारों में बांटते हैं। तो तटीय परवाल भित्ति बिल्कुल है, कटक परवाल भित्ति ये नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कटक परवाल भित्ति। अवरोधक परवाल भित्ति होती है और फिर होती है परवाल द्वीप वलय या जिसको हम एटोल कहते हैं। तो 3 प्रकार के तटीय परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति और एटोल, ये 3 प्रकार की परवाल भित्तियाँ होती हैं। तटीय परवाल भित्ति, अब नेक्स्ट यदि देखा जाए तो तटीय परवाल जो भित्ति है, इस तटीय परवाल भित्ति को यदि मैं ये महासागरीय जल स्थल इधर है, ये समुद्र है, तो यहाँ पर यदि परवालों का विकास हुआ, यदि परवाल और स्थलीय भाग के बीच में कभी कभी क्या होता है, एक लेगून का निर्माण हो जाता है। उस लेगून को कहते हैं बोट चैनल। ये अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तटीय जो परवाल भित्ति जो तट के तटवर्ती भागों में या किसी जो महाद्वीपीय सीमांत जो भाग है तट के पास में, वहाँ पर निर्मित होती है तटीय परवाल भित्ति। अवरोधक परवाल भित्ति तट से थोड़ा सा दूर तट के समानांतर विकसित होती है, और यही जो अवरोधक जो परवाल भित्ति है ये सबसे लंबी और सबसे चौड़ी परवाल भित्तियाँ कौन सी प्रकार की होती हैं? अवरोधक परवाल भित्ति। और अवरोधक परवाल भित्ति सबसे, और उसमें भी सबसे लंबी कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग में है उसको वो सबसे लंबी परवाल भित्ति अवरोधक परवाल भित्ति है। तो ये सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा, सबसे लंबी और सबसे चौड़ी परवाल भित्ति कौन सी होती है? तो अवरोधक परवाल भित्ति सबसे चौड़ी होती है। और अवरोधक परवाल भित्ति के अंदर एक बीच में लेगून भी होती है। तट के और भित्ति के बीच में लेगून का निर्माण होता है। और अगला तीसरा जो प्रकार होता है परवाल द्वीप वलय या एटोल। ये घोड़े की नाल की आकृति की या अंगूठी की जो आकृति की वलयाकार जो परवाल का निर्माण होता है उसी को हम एटोल परवाल भित्ति कहते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है, घोड़े की नाल या मुद्रिका आकार वाली परवाल भित्ति को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं एटोल परवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। और एटोल है यह सर्वाधिक कहाँ पे है? ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। यह भी सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा, सर्वाधिक जो एटोल कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक एटोल पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि जो बोट चैनल है, बोट चैनल क्या होती है? जब तटीय जो परवाल भित्ति और जो तट के बीच में कभी कभी लेगूनों का जो निर्माण हो जाता है, तो उस लेगून को हम बोट चैनल कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा जो था एटोल हो जाएगा। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो अभी बताया मैंने कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है
ऑस्ट्रेलिया के जो तटवर्ती जो भाग में है पूर्व में, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर जो रीफ के बारे में हम कुछ चीज़ें और समझते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये किस प्रकार की है? ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का प्रकार है। तो इसकी ग्रेट बैरियर रीफ है, इसकी जो खोज की थी वो खोज करने वाले विद्वान थे एक कैप्टन कुक, कैप्टन जेम्स कुक, इसने इसकी खोज की थी। ये लगभग 1920 किलोमीटर लंबी है। यह जो ऑस्ट्रेलिया के अपतटीय भाग के अंदर है। अब सवाल एक बार कलेक्शन में ये पूछ लिया, जो 2014 के कलेक्शन में पूछा था कि यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया यदि हमें तो ये ऑस्ट्रेलिया के इस भाग के अंदर क्या है? ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यहाँ पर एक राज्य है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड के किस तरफ है? क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में। तो हमें दो चीज़ याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के अंदर है ग्रेट बैरियर रीफ और क्वींसलैंड राज्य है, तो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में है। ये कॉल लेक्चर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी अवरोधक जो प्रवाल भित्ति होती है, अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है वो लगातार फैली हुई नहीं होकर के बीच बीच में थोड़ी सी टूटी हुई होगी, विखंडित अवस्था के अंदर होगी। तो यहाँ से ज्वारीय जल वगैरह हैं, जलयान वगैरह यहाँ से जा आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ज्वारीय जलयान मार्ग भी बीच बीच में बन जाते हैं। किसके बीच में बन जाते हैं? अवरोधक जो प्रवाल भित्ति होती है इनके बीच में निर्मित हो जाते हैं। और विश्व की सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति है, वही कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। और सेकंड, एक बार नेट में सवाल पूछा था, सेकंड जो लार्जेस्ट जो प्रवाल भित्ति है, अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है, सेकंड जो लार्जेस्ट वो कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो है बेलीज। अटलांटिक महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर के अंदर बेलीज प्रवाल भित्ति है, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रवाल अवरोधक प्रवाल भित्ति है। और जो कि मतलब ग्वाटेमाला के पास में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटोल, बिकनी एटोल किसका एक भाग है? तो बिकनी जो एटोल है वो बहुत फेमस एटोल है। बिकनी है तो फुनाफाटी है, तो ये बहुत फेमस एटोल है, क्वाजलिन है। तो बिकनी जो एटोल कहाँ है? बिकनी एटोल प्रशांत महासागर का एक फेमस एटोल है। और प्रशांत महासागर में भी डीप जाके पूछ लिया कि प्रशांत महासागर के अंदर भी ये कहाँ पर है? जो मार्शल द्वीप समूह है, मार्शल द्वीप समूह का ही एक भाग है बिकनी एटोल। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के अंदर। प्रशांत महासागर के अंदर उत्तरी भाग के अंदर यह है बिकनी एटोल, जो कि मार्शल द्वीप समूह का ही एक भाग है। अगला है क्वाजलिन क्या है? क्वाजालिन क्या है? तो क्वाजलिन क्या है? एक एटोल का ही एक प्रकार है और जो कि प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में जो वलय भित्ति जो एटोल है उसी को कहते हैं क्वाजलिन, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, क्वाजालिन। अगला है प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति में हिमनद नियंत्रण जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रवाल ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसी प्रकार से प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति के भी जो 4 सिद्धांत मुख्य रूप से हैं वो भी हर हाल में हमको याद होना चाहिए। इसमें बार बार इसके बारे में सवाल पूछा हुआ है। तो कौन कौन से हैं? तो इससे पहला पूछा हिमनद नियंत्रण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हिमानी नियंत्रण का जो सिद्धांत है वो डेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने कहा है कि महासागरीय जो सबूतरे हैं उनकी जो गहराई जो प्राप्त हो रही है, उन जो उचित जो गहराई जो हमने बताया कि 60 से लगा करके 90 मीटर या 30 से लगा करके 50 फैदम के बीच में या 200 से 250 फीट की जो गहराई होती है वही प्रवालों के विकास की आदर्श कंडीशन होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि हिमनद जो नियंत्रण सिद्धांत जो हिमानी जो काल के अंदर और अंतराल हिमानी जो अंतर हिमानी युग है इनमें जो महासागरीय जल था, जल का तल ऊपर और नीचे हुआ, तो हिमनद के द्वारा ही इनको नियंत्रित जो किया गया था। तो ये किसका सिद्धांत था? दिल्ली का। हमें इस सिद्धांतों के बारे में डीप नहीं जाके केवल नाम याद रखना है कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसका है? दिल्ली का है।
डार्विन का जो सिद्धांत है उसका नाम है अवतलन सिद्धांत या निमंजन सिद्धांत है। अवतलन या निमंजन का सिद्धांत किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। मर्रे का जो सिद्धांत है वो है स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे का है, ठीक है। अगला देखो कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के अंदर कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो स्थिर, अभी मैंने बताया कि स्थिर जो स्थल जो सिद्धांत है, स्थिर स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन मर्रे, ठीक है। दूसरा हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, वही वापस सवाल, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसका है? डेली का। निमंजन या अवतलन जो सिद्धांत है डार्विन का, और अपर्दन सिद्धांत है आगासीज का। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा कि स्थिर स्थल सिद्धांत किसका है? मर्रे का। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ये चारों ही हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना है। स्थिर स्थल सिद्धांत जॉन मर्रे, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली, अवतलन या निमंजन सिद्धांत डार्विन, इसको अस्थिर स्थल सिद्धांत भी कहते हैं। निमंजन कह दो, अवतलन सिद्धांत अस्थिर स्थल सिद्धांत है वो कौन सा है? डार्विन का। और अपर्दन सिद्धांत क्या किसका है? लुई अगासिज महोदय का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति से संबंधित उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, बार बार हिमानी नियंत्रण के बारे में पूछा। हिमानी नियंत्रण अभी देखा, हिमानी नियंत्रण किसका है? डेली का है। डेली का हिमानी नियंत्रण, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, और डार्विन ने अवतलन सिद्धांत, और डेविस ने इस डार्विन के जो सिद्धांत था उसी की ही समर्थन किया था। अगला जो क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, वापस सेम अगेन वही क्वेश्चन है। तो किसका है? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है डेली, ठीक है। मर्रे का कौन सा है? मर्रे का सिद्धांत का नाम है स्थिर स्थल सिद्धांत। आगासीज का जो सिद्धांत का अभी अपन देखा, अपर्दन जो सिद्धांत आगासीज महोदय का है। तो इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि जो 6 टॉपिक थे इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगली सीरीज के अंदर हम ये देखेंगे कि जलवायु विज्ञान से संबंधित कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो तब तक इन क्वेश्चनों का आपको अच्छे से फायदा तब होगा जब बार बार आप इन क्वेश्चनों को देखो, फिर टॉपिक को पढ़ो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर टॉपिक को पढ़ेंगे, ये तब फायदा होगा। और दूसरा, आपको ये जो क्वेश्चन है आपके मटेरियल के अंदर जिस भी जगह आते हैं उसी जगह पर आपको इनको ऐड कर दो। उसके बाद में एग्ज़ाम के समय में हम केवल और केवल एक जो मटेरियल होगा, एक मटेरियल है जो हमारे नोट्स हैं उसी को ही पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए क्वेश्चन का सार्थकता तभी है जब हमने उन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद हमारी मटेरियल में किसी एक जगह पर इकट्ठे कर दिए, भले वो टेस्ट सीरीज होए, भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होए, जो भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिखे आपको हमारे मटेरियल के अंदर इसको अपडेटेड कर देना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।